रात के वक्त यामिनी अपने घर पर थी कि राघव उसके कमरे में चला आया। अरे भैया आप आइए ना, वैसे दिल्ली में फिर से ज्वाइन कब कर रहे हो? यामिनी ने बिस्तर पर सब सामान हटाकर उसके बैठने की जगह करते हुए कहा। परसों सुबह से ड्यूटी पर वापस जा रहा हूँ, पहली बार इतनी लंबी छुट्टियाँ मिली हैं। वैसे तू तो भगाना ही चाह रही होगी ना मुझे, राघव ने बैठते हुए कहा। तो यामिनी ने अपनी बत्ती सी चमकाकर सिर हाँ में हिला दिया। बिल्कुल भैया, आप जाओगे तो फिर चॉकलेट्स, आइसक्रीम या कोई खाना वाना शेयर नहीं करनी पड़ेगी मुझे किसी के साथ। ओहो, इसलिए भगाना नहीं चाह रही? तो भगाना तो इसलिए चाह रही है ताकि मेरे पीठ पीछे अर्जुन से मिल सके। ये सुनकर यामिनी सक पका गई। उसने अपने नजरें नीचे कर ली। सॉरी भैया, पर मैं सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ उससे, बहुत ही धीमी आवाज़ में यामिनी ने कहा। तो मैंने कब मना किया? पापा और मम्मा से बात कर चुका हूँ मैं। पापा ने कहा कि मुझे और तुझे लड़का सही लगता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं, राघव ने कहा। तो यामिनी की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, सच में? राघव ने सिर हिला दिया। तो यामिनी चीखती हुई उसके गले लग गई और उसकी गोद में ही से गिर गई। राघव ने उसके सिर पर हाथ फेर कहा, माना के दिमाग से कम अक्ल है थोड़ा और हर वक्त मस्ती करता, पर मैंने उसे देखा और परखा है। जब दोस्ती ही बड़े सच्चे से निभाता है तो तुझे तो पलकों पर बिठा कर रखेगा। और इंजीनियर है, मतलब कमा कर तुझे खिला पिला भी सकेगा। बस क्या चाहिए? और तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस थोड़े बदले लेने बाकी है। यामिनी ने उसे देखा, फिर नासमझी में बोली, बदले? राघव ने कहा, 2 से 3 दिन हो गए, पर बालों में से अभी भी वनीला आइसक्रीम गिरी थी ना की खुशबू आती है। और यामिनी जोर से हंसने लगी। हंस मत। तो यामिनी चुप हुई, पर फिर डबल जोरों से हंसने लगी। तू सुधरेगी नहीं नालायक कहीं की। पर यामिनी की हंसी रुकेगी तो सुनेगी ना वो। अच्छा सुन, उसे बताना मत कि तेरे घर पर बात हो चुकी है, उसे थोड़ा तंग करेंगे। फिर राघव ने यामिनी के कान में कुछ कहा। यामिनी एकदम से खुश होकर तैयार हो गई। फिर राघव चला गया और यामिनी ने अर्जुन को फ़ोन लगा दिया। इधर अर्जुन ने फ़ोन उठाया और बोला, याद में तड़प रही थी ना, इसलिए रात को फ़ोन की। यामिनी ने सिर ना में हिलाकर कहा, चुप कर और ध्यान से सुन। भैया को हमारे बारे में सब पता लग गया क्या? अर्जुन ना समझी में बोला। तो यामिनी ने गुस्सा होकर कहा, यही कि तू गधा है। अर्जुन ने फिर ना समझी में है कहा। तो यामिनी ने सर पीटते हुए कहा, मतलब तेरे और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में पता लग गया? अर्जुन एकदम से चीख पड़ा और बोला, मतलब आज मेरी आखिरी रात है इस दुनिया में। हे भगवान, अभी तो माही के बच्चे को अपनी साइड करना भी बाकी है। यामिनी ने अपना गुस्सा दबाकर और दांत पीसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। भैया को तुझसे मिलना है तो तू बस कल शाम को 7 बजे पार्क में पहुंच जाना, वरना मैं कहीं और शादी कर लूँगी। बाय। यामिनी ने तो कॉल कट कर दिया, पर अर्जुन का चैन वैन सब उछड़कर सूख गया। बेचारे का दिल तो इतनी जोरों से धड़क रहा था कि अभी उछल कर मुंह से बाहर आ जाता। वो भगवान की मूर्ति के पास गया और बोला, भगवान कल बचा लेना, वरना मारो तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप का, माही का, कबीर भाई का, जतिन भाई, आसिमा आंटी, यामिनी, सबका ध्यान रखना। पीछे वो मुड़कर जाने को हुआ कि तुरंत वापस आया और बोला, और हाँ, माही के बच्चे से हमेशा ये बुलवाना कि अर्जुन चाचू बेस्टम बेस्ट थे। फिर वो हाथ जोड़ बिस्तर पर जाकर औंधे मुंह गिर गया और वैसे ही सो गया। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने ऑडियंस की तैयारियों में था और आंखें बंद किए गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। माइका पीछे बिस्तर पर बैठी उसे ही प्यार से देखे जा रही थी। आप मुझे ऐसे घूरती रहेंगी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, कबीर ने बिना आंखें खोले कहा। माहिका ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या अब अपने पति को कोई घूर भी नहीं सकती? कबीर सिर हिलाता हुआ आकर माहिका के बगल में बैठ गया। तो माहिका ने उसके कंधे पर सिर डाल दिया। कबीर उसके बालों में हाथ फिराने लगा तो माहिका ने धीरे से कहा, क्या सच में अब इस सोसाइटी के लिए मैं सही लड़की नहीं हूँ? आई मीन, मैं रोज़ रोज़ ये सब बोलकर आपको तंग नहीं करना चाहती, पर मुझे रोज़ कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, कभी चरित्रहीन तो कभी अपवित्र। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सोसाइटी ऐसी ही है माही, किसी के मरने पर ये सिर्फ कैंडल मार्च करना जानती हैं, वरना असल में उस लड़की को मारने के पीछे
वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती हैं। क्यों कोई भी लड़की रेप को लेकर इतना डरती है और उसके बाद आत्महत्या करती है? क्योंकि इन्हीं समाज के लोगों की वजह से वो लोग उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकते, बल्कि उसे और दुखी करना ही जानते हैं। इसलिए इससे हमें हार नहीं माननी। जिसे जो कहना है कहे। जब हम अपने कॉशियस से जानते हैं कि हम सही हैं तो बस। माहिका ने सिर हिलाते हुए कहा, वैसे सॉरी, मैं रोज़ यही बोलती हूँ तो इट्स ओके। मेरे लिए रोज़ तुम्हें समझाना आसान है, पर तुम्हारे लिए रोज़ कुछ ना कुछ सुनना। और वैसे भी मुझे मेरी माही नॉर्मल ही चाहिए, इसलिए तुम मुझसे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकती हो। माहिका मुस्कुरा उठी, फिर बोली, वैसे आपने आज पहली बार मुझे माही कहा होगा ना, वरना हमेशा तो माहिका। कबीर ने उसके बालों की लट पीछे करते हुए कहा, सिर्फ माही नहीं, मेरी माही। और दोनों ही मुस्कुरा पड़े। कुछ देर बाद माहिका ने कहा, मुझे ना जलेबी खानी है। कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, जलेबी अभी रात के 10 बजे कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं पता, पर मुझे खानी है। ठीक है, कहीं से मिलेगी तो लेकर आऊँगा, कहकर कबीर बाहर चल दिया। 2 घंटे बाद भी वो लौटा नहीं और उसका फ़ोन भी नहीं चल रहा था, तो माहिका रो पड़ी कि कबीर कमरे में आया। अरे क्या हुआ? माहिका रोते उसके सीने से लग गई और बोली, सॉरी, इतनी रात को आपको बाहर भेज दिया। एक तो आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे और आधी रात हो गई थी। पता है कितना डर गई थी मैं। अच्छा बाबा सॉरी, जलेबी ढूंढने में वक्त लग गया। सॉरी, दुकानें बंद थी। ये तो मैं एक रेस्टोरेंट के शेफ के घर जाकर लेकर आया हूँ। चलो अब रोना बंद करो और जलेबी ठंडी हो उससे पहले खाओ। फिर दोनों ने आधी रात को जलेबी पार्टी और बातें करते हुए सो गए। अगले दिन शाम के 6 बजे से ही अर्जुन पार्क में पहुंच गया था। उसको टेंशन बहुत हो रही थी और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। 1 घंटे ओवर थिंकिंग और नौटंकी में बिताकर 7 बजे यामिनी और राघव को उसने आते हुए देखा। राघव था तो नॉर्मल कपड़ों में आम इंसान की तरह, पर अर्जुन को तो वो कोई मिलिट्री ऑफिसर जिसके हाथ की गन उसकी तरफ ही पॉइंट हो वैसा लग रहा था। यामिनी ने उसे हाय कहा तो उसने भी हेलो में रिप्लाई दिया। अभी तो बेचारी की शक्ल बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे देखकर मन ही मन राघव मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने राघव की तरफ देखकर सैल्यूट किया तो उसका पैर सीधा राघव के पैर पर पड़ा। अर्जुन ने सक पकाकर पैर हटाया और शौरी की बारात लगा दी। फिर राघव ने एकदम फॉर्मली कहा, तो कब से ये चल रहा है? उसने यामिनी और अर्जुन की और इशारा करके कहा। अर्जुन ने कहा, बस सर 10-15 दिन। अरे मतलब साल, मेरा मतलब महीने नहीं हफ्ते। यामिनी ने उसकी बाजू पर हल्का सा मारा, फिर बोली, भैया स्पेसिफिक डेट तो नहीं है? मतलब हम दोनों खुद नहीं पता कि हम कब से डेट कर रहे हैं। राघव ने दोनों की तरफ नासमझी से देखा, फिर कहा, पता है अभी तो मुझे सिर्फ हॉलीडे मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि ये आधा पागल तू आधी पागल और बच्चे पूरे पागल। यामिनी ने राघव की तरफ आंखें छोटी कर गुस्से से देखा, फिर बोली, मतलब हम दोनों के बीच कभी प्रपोजल हुआ नहीं? हम पहले जैसे थे वैसे ही रहे हैं, अब बस शादी करनी है। राघव ने अर्जुन की ओर देखा, फिर कहा, ठीक है तो तुम इसे अभी प्रपोज करो। क्या? दोनों साथ में चीख उठे। करो। तो अर्जुन यामिनी के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, प्यार मैं तुमसे यामी करता हूँ। राघव ने अपना सिर पीट लिया तो यामिनी ने बुरी सी शक्ल बना ली, तो अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, मतलब यामी मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं भी, यामिनी ने सिंपल कहा। तो अर्जुन खड़ा हो गया। राघव ने मन ही मन कहा, इन दोनों का सच में कुछ नहीं हो सकता। फिर उसने अर्जुन से कहा, तुम कभी मेरी बहन का हाथ नहीं छोड़ोगे ना? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं यामी भर जिंदगी का साथ दूंगा। यामिनी ने उसे घूर कर देखा तो उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा, मतलब मैं जिंदगी भर यामी का साथ दूंगा। राघव उसके नज़दीक आया, फिर अपने ट्रैक पैंट में से बंदूक निकाल कर बोला, और अगर कभी मेरी बहन के आंखों में आंसू आए तो? अर्जुन ने अपनी थूक गटक कर जल्दी जल्दी सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राघव ने वापस गन रख दी और बोला, गुड, तो अपनी फैमिली से बात कर लेना और जल्दी से मुझे बताना, तो दोनों परिवारों की मुलाकात फिक्स करवा देंगे। बिल्कुल। फिर राघव चला गया तो अर्जुन ने चैन की सांस ली। मुझे न तुम्हारे साथ शादी करने ही नहीं, फट्टू कहेंगे। यामिनी ने मुंह बिचका कर कहा, सॉरी, पर तेरे भाई को देखकर ही। यामिनी ने सिर हिला दिया और बोली, छोड़ो, भैया के बारे में इतना ना सोचो, पता लगे शादी के बाद मुझे छोड़कर भैया के पास चले गए। चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। और दोनों कुछ वक्त साथ गुजार अपने अपने रास्ते हो लिए। 2 दिन बाद आज कबीर का ऑडियंस था। वैसे तो
वो वेल प्रिपेयर्ड था, पर उसे चिंता भी थी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। वैसे तो वो कभी डरा नहीं था, पर अब सवाल माहिका और आने वाले बेबी का था, इसलिए वो नर्वस फील कर रहा था। माहिका ने उसके पास बैठकर कहा, आप ऐसे ही फिक्र करते रहोगे तो अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, और आप फिर सिलेक्ट नहीं हुए तो मैं खुद को दोषी समझूंगी कि मेरे बारे में सोचने की वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो इससे बेहतर है यही रहेगा कि टेंशन फ्री होकर रिजल्ट की चिंता किए बगैर जाइए एंड गिव योर बेस्ट। कबीर भी मुस्कुराकर चला गया। ऑडियंस लंबा चला था, पूरे महाराष्ट्र से लोग आए थे अपना लक आजमाने, कुछ दूसरे स्टेटस से भी थे। कबीर की बारी आने पर उसने बिना घबराए अपना बेस्ट दिया था। बैंड ने रिजल्ट 3 दिन बाद देने की अनाउंसमेंट की थी। म्यूजिक एंड अस बैंड में कुल 4 लोग थे। राधिका मेन फीमेल सिंगर और गिटारिस्ट, स्वर्णा पियानिस्ट एंड सब वोकल, संकल्प वेस्टिस्ट एंड कंपोजर, रुद्र सॉन्ग राइटर, रैपर एंड ड्रमर। पहले इनके बैंड में निहार भी हुआ था, गिटारिस्ट और मेल सिंगर के तौर पर, लेकिन उसकी डेथ के बाद ये ऑडियंस रखा गया था। कबीर को बस खौफ था कि उसे बैंड में मौका मिल जाए। 3 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हो चुके थे और लकीली कबीर सिलेक्ट हो चुका था। उसने बैंड ज्वाइन कर लिया था और उस रात सब ने मिलकर खूब जमकर पार्टी की थी। कबीर की तो खुशी आसमान से भी ऊंची, हवाओं से भी ज़्यादा और सागर से भी गहरी थी। उसे खुश देखकर माहिका भी बहुत खुश थी। राधिका जी को भी फ़ोन कर बताई थी तो वे भी बहुत ही खुश हुई थी। अगले दिन कबीर वहाँ उनके स्टूडियो में पहुँचा था तो राधिका, स्वर्णा, संकल्प और रुद्र ने मिलकर उसका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। सबसे पहले संकल्प उसके पास आया था और पूछा था कि हमें तुम्हारी आवाज़ काफ़ी पसंद आई है, पर तुम्हें हमारे बैंड में जगह देने के लिए तुम्हें कुछ संतोषजनक जवाब देने होंगे। कबीर ने हौले से सिर हाँ में हिला दिया। फिर स्वर्णा ने सवाल पूछा था, व्हाट इज़ म्यूजिक फॉर यू? कबीर ने बेहद सरलता से कहा था, म्यूजिक इज़ द वर्ड टू मी। जैसे कलाकार अपनी कला के बिना अधूरा गिनाता है, ठीक उसी प्रकार मैं म्यूजिक के बगैर पूर्ण नहीं हूँ। फिर रुद्र ने कहा, गुड, नाउ टेल डेथ हाउ मच डेडिकेशन डू यू हैव फॉर योर वर्क। कबीर ने ये जवाब भी सरलता से दिया था कि डेडिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ। अगर कोई भी इंसान अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है तो वो अपने काम को मजाक समझता, और मेरा पैशन मेरा जुनून है, कोई मजाक नहीं। ऐसे बिना घबराए कॉन्फिडेंस होकर कबीर ने बाकी के सभी सवालों के जवाब दिए और उसके जवाबों से चारों काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और आखिर में कबीर को बैंड का हिस्सा बना लिया गया था। 2 महीने बाद पूरा हॉल बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। चारों तरफ हल्की गुलाबी रोशनी और गुलाबों से सजे हुए टेबल। आज जतिन और स्वरा की शादी थी और अर्जुन और यामिनी की ऑफिशियली सगाई। पहले सगाई निपटाई गई और फिर जतिन और स्वरा की शादी हुई। सगाई के वक्त अर्जुन एकदम कॉन्फिडेंस था और उसने इस बार तो राघव के ऊपर कुछ भी नहीं गिराया था। राघव ने तो उसके पास आकर कहा भी था कि जीजा जी, आज मेरे ऊपर कुछ गिराने या आपका मुझ पर गिरने का प्लान नहीं बनाकर आए क्या? अर्जुन ने भी मजाक में कह दिया कि अरे शाले साहब, अब तो पूरी ज़िंदगी आपके गुलाम बनकर रहना, इसलिए आज के दिन आपको बख्श दिया। और माहिका 3 महीने हो चुके थे, इसलिए वो पहले से थोड़ी हेल्दी दिख रही थी। उसका पेट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, पर आज बेचारी तंग आ गई थी। जब से आई थी तब से कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ खिलाया जा रहा था। पूरे फंक्शन की ऐसी भी कोई चीज़ नहीं होगी जो उसने 2-2, 3-3 बार नहीं खाई होगी। बेचारी का मुंह भी चबा चबा कर दुख गया था, पर किसी को उस पर दया का एक भाव भी नहीं आया था। अर्जुन ने तो केक कट कर सबसे पहले बड़ा वाला टुकड़ा उसके मुंह में ही ठूंसा था। हाँ, ये देख, यामिनी की बुआ ने ज़रूर बहुत कुछ सुना दिया था। अरे, आपने कैसा लड़का पसंद कर दिया है? एक तो ऐसी बिना रंग ढंग वाली रेप विक्टिम के साथ दोस्ती थी, वो तो मान लिया, पर ये तो उसके चक्कर में कहीं भविष्य में हमारी यामिनी बिटिया को छोड़कर चला गया तो कहाँ रोने जाओगे? मुझे तो ना लड़के और ना ही लड़की के इरादे सही लग रहे हैं, दोनों दोस्त से बढ़कर। वैसे तो बुआ पर ध्यान कोई नहीं दे रहा था, यामिनी के माँ पापा को भी
अर्जुन पसंद आया था और राघव की वजह से वे लोग एकदम निश्चित थे। इसलिए उन लोगों ने भी बुआ की बातों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दिया था और सब ध्यान से देख रहे थे बुआ की बातों माइका के कानों तक ना पहुँचे। पर बुआ थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मजबूरन राघव उनके पास आया और बोला, बुआ जी मिष्टी, उनकी बेटी तो रिक्शा वाले से प्रेम लीला रच मिठाई वाले के साथ भाग गई थी। वैसे सबूत सारे अब भी हैं मेरे पास, तो आप कहें तो सबका इधर मनोरंजन करवा दूं। फिर तो पूरे फंक्शन में बुआ के मुंह से एक लफ्ज़ ना फूटा। सगाई के बाद अर्जुन और यामिनी का लड़ना चालू हो गया, पर इस बार टॉपिक थोड़ा अलग सा था। तुम चाची बनोगी माही के बच्चे की? अर्जुन ने कहा। हेलो, मैं चाची नहीं, तुम मौसा बनोगी, यामिनी ने सामने पलटवार करते हुए कहा। चाची मौसा, चाची मौसा। माइका अपना सिर पीट कर रह गई और कबीर तो कानों में रुई डालकर वहाँ से चल ही गया। जतिन और शरा की भी शादी हो चुकी थी। वे दोनों भी एक खूबसूरत से बंधन में आपस में जुड़ चुके थे। माइका की मूड स्विंग भी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आधी रात को कुछ ना कुछ चटपटा तो उसे चाहिए ही होता था, और एक पल में हंसेगी तो अगले ही पल रोने लगेगी। बिल्कुल बच्चों सा बर्ताव करने लगी थी। और कबीर और अर्जुन का तो अटेंशन उसे 24 घंटे चाहिए रहता। एक बार तो उसने बहुत जिद करके अर्जुन को उसके फ्रॉक पहनाए थे और सिला की जवानी वाले गाने पर डांस करवाया था। उसके लिए तो रोई भी थी, तब जाकर अर्जुन तैयार हुआ था। उस दिन का वीडियो तो सब जब भी पेट पकड़कर हंसना हो तब देख लेते। 5 साल बाद पूरे हॉल लोगों की भीड़ से पूरा का पूरा भरा हुआ था। सब लोगों के हाथ में बैनर था जिसमें सिर्फ म्यूजिक एंड अस के बैनर थे। अनाउंसमेंट के बाद पांचों बैंड मेंबर्स स्टेज पर आए और पूरे हॉल में तालियों की सीटियों की आवाज़ गूंजने लगी। सब उनके नाम के नारे भी लगाने लगे। कबीर और रिदिका ने अपना अपना माइक थाम लिया और सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और इंस्ट्रूमेंट्स सेट कर दिए। जैसे ही उनका गाना शुरू हुआ कि सब शांत हो गए। गाना खत्म हुआ और फिर एक बार पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। सब सीटी मारने लगे थे और जोरों से चिल्लाने लगे थे। पांचों सबका अभिवादन करके स्टेज से पीछे की तरफ चले गए। ओ इंटरनेशनल फर्स्ट कॉन्सर्ट था हमारा, फिर भी भीड़ काफ़ी थी। इंटरनेशनल भी काफ़ी फेमस है हम। रिधिका ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। ऑफ कोर्स यार, आखिर हमारे बैंड में द ग्रेट कबीर जो है। रुद ने हंसते हुए तो कबीर मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। पांचों फिलहाल अमेरिका में थे और कॉन्सर्ट करने के बाद बाहर निकले थे। वे लोग अपने होटल पहुंचे और जैसे ही कबीर अपने रूम में गया कि उसे एक वीडियो कॉल आया। उसने मुस्कुराकर कॉल उठाया तो उस तरफ से एक क्यूट सी आवाज़ आई, पापा आपने तो धमाल मचा दी, स्टेज पूरा आग पर था। पर आई एम मिसिंग यू, थैंक यू एंड आई एम मिसिंग यू टू माई बच्चा। लेकिन कल तो मेरी फ़्लाइट है इंडिया की, तो हम लोग जल्द मिलेंगे। अच्छा वैसे मम्मा कहाँ हैं? आपको मम्मा के बगैर चैन नहीं है? अपनी क्यूट सी बेटी को छोड़कर आपको मम्मा की पड़ी है? वैसे मम्मा बेबी को सुला रही हैं। रुकिए फ़ोन देती हूँ, कहकर उस बच्चे ने फ़ोन माइका को थमा दिया। ये लड़की पूरी पागल हो गई है। मैं कह रही हूँ कि इसे अर्जुन से कोसों दूर रखो यार। पर पूरा टीवी पकड़कर हिला रही थी। जब आपका परफॉर्मेंस आ रहा था टीवी फोड़ती वो तो अलग, पर अनु को भी उठा दिया नालायक कही कि माहिका ने फ़ोन की तरफ मुंह बनाते हुए कहा। कबीर हंसने लगा। अब भाई हम क्या कर सकते हैं, इसकी शैतानियाँ तो बस उसके अर्जुन चाचा ही जाने। फिर कुछ देर और बातें करके दोनों ने कॉल रख दिया। 2 दिन बाद कबीर इंडिया में अपने घर आ चुका था। उसके घर पर सब मौजूद थे क्योंकि ये उसका पहला इंटरनेशनल परफॉर्मेंस था जो बहुत ही बेहतरीन रहा था। उसने जैसे घर में एक कदम रखा कि उसकी 5 साल की बेटी कृति दौड़ती हुई और पापा पापा चिल्लाती हुई कबीर की गोद में चढ़ गई। पीछे से माइका भी कृति ध्यान से गिर जाओगी करती हुई अपनी दूसरी 6 महीने की बेटी अनु को गोद में उठाती हुई आई। कबीर ने पहले जमकर कृति को प्यार किया, फिर माइका के सिर को चूमकर अनु को अपनी गोद में उठा लिया। फिर राधिका जी से मिलने के बाद सबसे मिलकर बधाइयाँ लेने लगा। दूसरे बैंड मेंबर्स भी उसके साथ थे तो सब उन्हें भी बधाइयाँ देने लगे। सब अपनी अपनी लाइफ में एकदम सेट हो चुके थे। जतिन अपने घर राजस्थान में ही रहता था और वहाँ के प्रोफेशनल फोटोग्राफी एसोसिएशन का मैनेजर था। उसके साथ ही शरा भी वही रहती थी और 2 अनाथालय चलाती थी। शरा ने भी 3 साल पहले जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था, गरिमा और गौतम।
आसिमा आंटी अब भी अपने घर में रेंट पर लोगों को रखती थी और इन सब की तरक्की देखकर काफ़ी खुश भी थी। अर्जुन और यामिनी के भी 3 साल पहले शादी हो चुकी थी और यामिनी 6 महीने पेट से थी। अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, वहीं माहिका और यामिनी अपना खुद का बड़ा नेशनल बुटीक चलाती थी। अर्जुन और यामिनी भी माहिका, कबीर और राधिका जी के साथ ही रहते थे। कबीर बैंड का परमानेंट मेंबर बन चुका था और अब उन पांचों का बैंड वर्ल्ड वाइड फेमस था। वो लोग मुंबई में ही सेटल हो चुके थे और अब राधिका जी भी उनके साथ रहती थी। कीर्ति कबीर का खून नहीं थी, पर अनु से भी ज़्यादा प्यार कबीर कीर्ति से ही करता था। कीर्ति दिखने में बिल्कुल माहिका की कॉपी थी, पर हरकतों से वो पूरी छोटू फीमेल अर्जुन थी। ड्रामेबाजी से बाज नहीं आती और कभी भी कुछ भी कहीं भी बोल देती, पर उसकी कभी भी अर्जुन से बनी ही नहीं। और उससे पूछो कि वो सबसे ज़्यादा अर्जुन चाचा से प्यार करते तो मना करके पापा ही कहती। इन सालों में बैंड के लोग भी इन सब से बहुत घिल मिल चुके थे। सब ने मिलकर कबीर और बैंड वालों को बधाइयाँ दी। फिर उन पांचों ने मिलकर केक काटा। कीर्ति अर्जुन के पास आई और बोली, काश कभी अर्जुन चाचू आप भी ऐसा कोई काम कर दो जिससे हम आप पर गर्व हो। अर्जुन ने चिढ़कर कहा, चुप करेगी तो बड़ी होकर तू करके दिखाइयो कुछ बड़ा, अपने माँ बाप की तरह। कीर्ति ने अपनी छोटी सी हथेली मुंह पर रख दी और हंस पड़ी। फिर बोली, बड़े होने तक इंतजार क्यों, मैं तो अभी भी बड़े बड़े काम करती हूँ, आपकी तरह निकम्मी नहीं हूँ। तेरी तो कहकर अर्जुन आगे बढ़ा था कि अपनी छोटू सी जीभ निकाल कीर्ति उसे चिढ़ाती हुई भाग गई। अर्जुन माहिका के पास आया और बोला, इस कीर्ति की बच्ची को तू कहाँ से उठाकर ले आई है यार। माहिका ने उसके मुंह पर हल्का से एक थप्पड़ मार दी और बोली, मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ने अपना ये सड़ा हुआ मुंह उठाकर पहली फुर्सत में निकल ले। यामिनी वहीं सोफा पर बैठी खा रही थी। 6 महीने पेट से थे इसलिए एकदम मोटी मोटी क्यूट सी लग रही थी। वो बोली, बिल्कुल मेरे तो भाग फूट गए जो इस नालायक से शादी कर ली। शादी के दिन ही भाग जाना था मुझे तो। अर्जुन ने बेचारे से शक्ल बनाई। वहाँ से जाने लगा कि उसका पैर टेबल से लगने से वो आगे राघव पर गिरने वाला था कि राघव साइड में हट गया। अर्जुन सीधा जमीन को प्यारा हो गया तो सब हंसने लगे। राघव ने कहा, अरे जीजा जी इतना भी प्यारा मत बनाइए मुझे कि आपको हर वक्त मेरे पैरों में गिरना पड़े। उसने खड़े होते हुए कहा, इस घर में किसी को कदर है ही नहीं मेरी। मैं क्यों फालतू में इधर उधर अपनी बेइज्जती करने रुका हूँ, जा रहा हूँ मैं। तब अचानक से अनु जोरों से रोने लगी। कुछ भी करने पर चुप नहीं हो रही थी तो अर्जुन ने आकर उसे गोद में उठाया तो एकदम से शांत हो गई और अर्जुन का शर्ट मुट्ठी में कसकर पकड़कर दूसरे हाथ का अंगूठा मुंह में चूसने लगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, देखा एक यही है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बाकी ये दुनिया मेरे काम की नहीं। तो माहिका जोरों से हंसने लगी। सबने उसकी तरफ नासमझी से देखा तो उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया। अनु अर्जुन की गोद में ही सूसू करके आराम से सो रही थी। अर्जुन की पूरी शर्ट गंदी हो चुकी थी। ये तुझसे कितना प्यार करती है तो मुझे नहीं पता, पर हाँ तुझे अपना पर्सनल टॉयलेट जरूर मानती है, माहिका ने हंसते हुए कहा तो सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। अर्जुन ने मुंह बिगाड़ा और अनु को माहिका को सौंप दिया, फिर पैर पटकता हुआ कमरे में चला गया। रात को अनु और कीर्ति को सुलाने के बाद कबीर के पास आकर बैठी, जो खिड़की के बाहर चांद को देखने में व्यस्त था। क्या सोच रहे हो, माहिका उसके बगल में बैठकर बोली। कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि कितने आगे आ गए हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में, फिर भी आज भी सब एक साथ उतने ही प्यार से है जितने पहले। बिल्कुल, कहकर माहिका उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी चांद को देखने लगी। कुछ देर की खामोशी के बाद बोली, वैसे एक सवाल था, पूछ लो। कबीर ने सिर हौले में हाँ में हिला दिया तो माहिका ने उसके बाजू के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कहा, मेरे साथ रेप जैसा हादसा हुआ, फिर भी आपने आज तक मुझ पर एक उंगली तक नहीं उठाई। कबीर ने बेहद सर्द लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनकर माहिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जवाब था, जब इश्क बेहिसाब हो तब वो चीज़ किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं रहता, और मेरा इश्क भी बेहिसाब था और है, आपकी जिस्म का मोहताज थोड़ी रहता। दोस्तों, ये कहानी अब इसी पर समाप्त होती, मिलती हुई एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।